डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम जेनेटिक मार्कर्स इन प्लांट ब्रीडिंग एंड देयर एप्लीकेशंस इन प्लांट ब्रीडिंग डिस्कस करेंगे, जिसको मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले हम मार्कर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम जेनेटिक मार्कर्स या मोलेक्युलर मार्कर्स की तरफ जाएंगे कि मार्कर्स बेसिकली जीन ऑफ नाउन फंक्शन एंड लोकेशन। ये जेनेटिक्स के पार्ट आप जैसे मार्कर्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। Genes that allow studying the inheritance of that genes, genetic information reside in the genome। के जीन्स ऐसा जीन्स जिसका फंक्शन और लोकेशन नाउन हो, या ऐसा जीन्स जो इनहेरिटेंस पैटर्न रखता हो, या ऐसा जीन्स जिसके पास जीनोम के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि ये एक जीन है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब जेनेटिक मार्कर्स की डेफिनेशन अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को इकट्ठा करें, any phenotypic difference is controlled by gene that can be used for studying recombination process or selection of a more or less closely associated targeted genes। के जो एक डिजायर्ड या टारगेटेड जीन्स है उसके नज़दीक तरीन एक डीएनए का सीक्वेंस मौजूद हो जिसकी बेस पर हम उसका फिनोटिपिक डिफरेंस कर सकें, तो वो एक जेनेटिक मार्कर है। एनीथिंग इन द जीनोम दैट इज वेरिएबल एंड कैन बी यूज टू कंपेयर इंडिविजुअल्स के ये जो मार्कर्स हैं, यह एक जीनोम के अंदर ऐसी चीज़ का पाया जाना जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से जेनेटिकली मुख्तलिफ कर देती है। डिटेक्टेबल एलीलिक वेरिएशन, कि ऐसी एलीलिक वेरिएशन ऑन ए क्रोमोसोम्स कैन बी फिनोटाइप, कि उसका इफेक्ट फिनोटाइप के ऊपर भी आ रहा हो। कैन आल्सो बी यूनिक डिटेक्टेबल सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए, और एक यूनिक डिटेक्टेबल होता है सीक्वेंस ऑफ डीएनए का जिससे हम टारगेट जीन्स की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये एक जनरल सी, और जिस जिस साइंटिस्ट ने एक एज ए अपने ओवरव्यू से, अपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डेफिनेशन बताई, तो हमने यहाँ डिस्कस की। मोलेक्युलर मार्कर्स जो हैं वो दो टाइप्स के हैं, प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। रेडली डिटेक्टेबल सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स आर डीएनए, के डीएनए का या प्रोटीन का सीक्वेंस जो कि नाउन हो जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए, दैट आर क्लोजली लिंक टू ए जीन लोकस, के जो जीन की एक जगह है, लोकस मींस पोजीशन या उसकी जगह, टू ए जीन लोकस एंड और ए मॉर्फोलॉजिकल और अदर कैरेक्टर्स ऑफ ए प्लांट, के जो कि मॉर्फोलॉजिकली या फिनोटाइपिकली प्लांट के किसी कैरेक्टर के साथ एसोसिएट भी कर रहा हो। रेडली डिटेक्टेबल सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन और डीएनए हुज इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस पैटर्न भी रखता हो, कैन बी मॉनिटर्ड एंड एसोसिएटेड विद द ट्रेट्स इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि वो इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट ना हो। तो जाहिर सी बात है जो इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेड पैटर्न रखता होगा, वो इन्वायरमेंट से भी वो ना हो, इफेक्टेड ना हो। तो इसकी दो टाइप्स हैं, प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मोलेक्युलर मार्कर्स जो हैं वो ओवरऑल उसकी जो टाइप्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मोस्टली ये जनरली दो तरह से साइंटिस्ट इसको कैटेगराइज करते हैं मोलेक्युलर मार्कर्स को, पीसीआर बेस्ड एंड नॉन पीसीआर बेस्ड। तो हम यहाँ एक सबकी बता देते हैं कि रेजोल्यूशन पावर किसकी ज़्यादा है। कि रेजोल्यूशन पावर मींस कि जीनोम के अंदर एक टारगेटेड जीन्स को फाइंड आउट करने में, या ऐसा जीन्स टारगेटेड जो है उसको डिटेक्ट करने में कि जो मॉर्फोलॉजिकली एसोसिएट हो रहा हो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ। तो ये जो मार्कर्स हैं इनकी ना एक रेजोल्यूशन पावर है कि कौन सा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, कौन सा अच्छा है। तो इन सब को देखने के लिए हम यहाँ तक ये एक बना देते हैं आपको। रेजोल्यूशन पावर को देखें तो इसमें जो लोएस्ट है एलोजाइम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, फिर उसके बाद रैपिड रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक है। ये जो एरो है, ये निशान है, इसकी जो विड्थ है ये बता रही है कि रेजोल्यूशन पावर इस तरह बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सबसे टॉप पे रेजोल्यूशन पावर है जिससे एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिलते हैं, वो सीक्वेंसिंग एस एंड पीज है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। फिर उससे कम माइक्रोस्लाइड है। अगर हम इस तरह मूव करें टॉप टू बॉटम इस तरह, तो सबसे पहले एस एन पी, फिर एस एस आर, जिसको सिंगल सीक्वेंस रिपीट कहते हैं, मल्टी लोकस फिंगरप्रिंट्स आर एफ एल पी, जिसको रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ए एफ एल पी एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आर ए पी डी रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, एलोजाइम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन सब की डिटेल और इनकी एक पिक्चर्स हम यहाँ
इसी ही लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये होगी रेज़ोल्यूशन पावर। तो अगर इसमें देखा जाए कि जो मैंने अभी बताया कि 2 टाइप्स हैं जनरली, वो भी डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में। कुछ है पीसीआर बेस्ड, कुछ है नॉन पीसीआर बेस्ड, जिसमें ये वाला आरएफएलपी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये वाला जो है ये नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर्स है, बाकी तमाम जो है वो पीसीआर बेस्ड मार्कर्स हैं। आरएफएलपी टेक्निक्स के किस तरह से है ये जो नॉन पीसीआर बेस्ड है, जैसे कि हमें एक स्टेप यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है, 1 टू 7 स्टेप के टिश्यूज विद डीएनए इन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज, कि यहाँ से हमने टिश्यू लिया। इंजाइम्स के इसमें ना इंजाइम यूज होते हैं, स्पेसिफिक साइट्स होती है इंजाइम की। जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है उनकी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज है कि कुछ ए कटर होते हैं, कुछ टी कटर, कुछ सी कटर के, वो एक स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करते हैं। देखिए दूसरा स्टेप, के दूसरे स्टेप में एंजाइम्स कट द डीएनए इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। जो एंजाइम हमने इसमें यूज किया होगा वो उसी साइट पे जाके कट कर देगा। थर्ड नंबर पे हमने इसका पीसीआर नहीं करना, अब उसी जो फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के, ये डीएनए के पीसीज हो गए, ये पूरा एक फ्रैगमेंट था डीएनए का, लॉन्ग पीस था, अब उसके स्मॉल फ्रैगमेंट्स बन गए हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय साइज, दे आर देन ट्रांसफर्ड ऑन टू ए नायलॉन मेम्ब्रेन जेल, के जेल के अंदर। ये फोर्थ नंबर पे रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब्स आर मेड विच टारगेट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, के जो प्रोब बन जाते हैं तो ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। फिफ्थ पॉइंट पे रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स हाइब्रिडाइज विद द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन, जो एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होगा उसके ऊपर जाके ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स है हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। X-ray film is placed next to the membrane to detect the radioactive probe pattern। जो radioactive probe pattern होंगे उनकी X-ray के ऊपर फिल्म बन जाएगी। The fingerprint shows when the film is developed। तो ये इस तरह वो निशान शो करा देगा कि यहाँ यहाँ आपका जो टारगेटेड या डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस है यहाँ मौजूद है। तो ये इसमें पीसीआर की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये आरएफएलपी टेक्निक्स है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, के जो इंजाइम्स है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से इसको कट कर देते हैं, तो हमारे पास इस तरह से आ जाता है। ये नॉन पीसीआर मेथड था। नेक्स्ट पीसीआर बेस्ड मार्कर्स कौन कौन से हैं? सीक्वेंसिंग, जिसको एसएनपीज, माइक्रोस्लाइड एसएसआरस, एएफएलपी एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएपीडी रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। अब अगर ओवरऑल देखें कि जो पीसीआर बेस्ड मार्कर्स हैं बेसिकली होते कैसे हैं, अगर हम इनको देखें, सबसे पहले लीफ टिश्यू सैंपलिंग, या किसी भी इंडिविजुअल का एक सैंपल ले लेना, टिश्यू ले लेना जिसके अंदर उसका डीएनए हो। तो इस तरह डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। डीएनए एक्सट्रैक्ट करके फिर उस डीएनए की डिफरेंट कॉपीज बना लेते हैं विद दैट मार्कर्स, के जो मार्कर्स है वो भी उसका सीक्वेंस हमारे पास, बेसिकली मार्कर्स डीएनए का ही एक सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड का एक नाउन सीक्वेंस ही होता है जो पीसीआर बेस्ड मार्कर है। थर्ड स्टेप पे उनको पीसीआर करना है, फोर्थ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है उनकी, कि उनको डिटेक्ट करना है फॉर विजुअलाइजेशन। फिफ्थ नंबर पे मार्कर एनालिसिस करना है। तो इस तरह हम इस पूरे को ओवरव्यू करें तो यहाँ पर स्टेप पीसीआर आता है, नॉन पीसीआर में ये स्टेप नहीं आता, डायरेक्टली नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सारा इसमें ये हो गया। तो इसको हम वन बाय वन आगे नेक्स्ट डिस्कस भी करते हैं। RAPD markers क्या हैं? कि DNA markers which develop by amplifying random sequence of specific markers, marker specific होता है लेकिन उसका जो amplifying random sequence होता है through the use of random primers, के primer भी उसके अंदर random होते हैं, जैसे analysis of random amplifies polymorphic DNA markers, कि जैसे ये जीनोम है पूरा, इस जीनोम के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक टारगेट था इसको यहाँ ने हमने ओपन करके दिखा दिया। तो इसमें पीसीआर एम्पलीफिकेशन एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्पलीफाई कर दिया। ये वाले जो निशान नजर आ रहे हैं तो ये किस्म के मार्कर हैं जहाँ एरो है, तो ये एम्पलीफाइड रेंडमली एम्पलीफाइड है, और यहाँ से जीनोटाइप के अंदर किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर ये बता रहे हैं कि कहाँ है मार्कर्स, किस किस पॉइंट पे कौन सा पाया जाता है। स्ट्रेन स्पेसिफिक पैटर्न्स, AFLP मार्कर्स क्या होता है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ मार्कर टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ डीएनए, के इसमें ना डीएनए के अंदर एक ब्रेकेज आ जाता है विद टू डिफरेंट एंजाइम, के दो मुख्तलिफ एंजाइम से डीएनए को
ब्रेक किया जाता है, इन्वॉल्व्स लाइगेशन ऑफ स्पेसिफिक लिंकर पेयर्स टू द डाइजेस्टेड डीएनए। फिर उसी जो जहाँ से ब्रेक होता है वहाँ लाइगेशन ऑफ स्पेसिफिक लिंकर पेयर्स टू द डाइजेस्टेड डीएनए, सबसेट ऑफ डीएनए आर देन एम्प्लीफाइड, जो एक टुकड़ा बच जाता है उसको एम्प्लीफाइड किया जाता है बाय पीसीआर। द पीसीआर प्रोडक्ट्स आर देन सेपरेटेड ऑन एक्रिलामाइड जेल, तो एक्रिलामाइड जेल के ऊपर उस पीसीआर प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है। 128 लिंकर कॉम्बिनेशन आर रेडली अवेलेबल, टोटल 128 है, देयरफॉर 128 सबसेट्स कैन बी एम्प्लीफाइड। पेटेंट टेक्नोलॉजी, तो ये एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है एएफएलपी मार्कर्स। इसके बाद है जी हमारे पास एसएसआर, सिंपल सीक्वेंस रिपीट के डीएनए markers which develop by amplifying microsatellite in the genome। तो यहाँ इसी ही लेक्चर में हमारे पास एसएसआर का एब्रीवेटेड जो वर्ड था वो सिंगल सीक्वेंस रिपीट लिखा गया। बेसिकली कुछ बहुत ही थोड़े साइंटिस्ट ने इसको सिंगल सीक्वेंस रिपीट कहा है, अदरवाइज 98% साइंटिस्ट ने इसको सिंपल सीक्वेंस रिपीट ही बोला है। तो ये सिंपल सीक्वेंस रिपीट ही है, इसी लेक्चर में इसको इस तरह से करना। अगर कहीं सिंगल लिखा हुआ है तो वो टाइपिंग मिस्टेक या टाइपिंग एरर या वो जो 2 से 3% साइंटिस्ट हैं उनकी वजह से, अदरवाइज सिंपल सीक्वेंस रिपीट ही है। डीएनए मार्कर्स which develop by amplifying microsatellite in the genome। जैसे ये क्या बेसिकली क्या होते हैं, इनमें कुछ सीक्वेंस के ए सी सी टी टी सी सी इस तरह 8, 10, 12, 15 इस तरह के जो पेयर्स हैं या स्केयर्स यूं समझ लें कि दो से ज्यादा इस तरह के ए टी सी जी सीक्वेंस मौजूद होते हैं जीनोम के अंदर। तो उससे ये पता चलता है कि किस किस जगह पे कौन सा जीन्स जो है उसके साथ एसोसिएट कर रहा है। जैसे कि यहाँ हम अगर सीक्वेंस की बात करें, ये ए सी टी जी से ये सी टी तक एक सीक्वेंस है, लेकिन इसके अंदर ए सी 7 टाइम्स है, तो इसके अंदर ए सी 8 टाइम्स है, इसके अंदर ए सी 10 टाइम्स है, इसके अंदर ए सी जो है 12 टाइम्स है। तो ये एक एसएसआर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स के बारे में ही है कि इसका सीक्वेंस इस तरह से होता है। और एम्प्लीफाइंग माइक्रोसैटेलाइट इन दी जीनोम के इस तरह का सीक्वेंस जीनोम में पाया जाता है। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ सिंगल का वर्ड आएगा, सिंपल नहीं आएगा। एसएनपीज के साथ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए मार्कर्स which their polymorphism can be determined by single nucleotide differences। जो एसएसआर मार्कर्स है उनके अंदर वो 7, 8, 10 का जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आ जाता था, उसकी बेस पे हम उसको मार्कर कहते थे। यहाँ जस्ट एक बेस पेयर पे कि एक बेस पेयर से मुराद एक ही न्यूक्लियोटाइड ए है, सी है, टी है, जी है, उसकी बेस पे एसएनपी इज ऑन ए डीएनए स्ट्रैंड के यहाँ जी नजर आ रहा है, यहाँ आपको सी, यहाँ ए, तो ये एक है। इस तरह इसमें सी आपको क्लियर हो रहा है, इस तरह इसमें ए क्लियर हो रहा है, इसमें इस तरह आपको टी क्लियर हो रहा है। एसएनपी स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेटेड एसएनपीज इन ह्यूमन जीनोम 10 millions, number that have been seen twice about the 2 millions। तो यहाँ अगर हम देखें कि एसएनपीज के साथ अगर मैच कर जाए ये वाला, तो ये परफेक्ट मैच है, तो हाइब्रिडाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ आपको 2 डॉट नजर आ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही है। यहाँ ये वाला हमने एसएनपीज मार्कर इसके साथ रन किया तो यहाँ इसके साथ मैच नहीं हुआ, ये देख सकते हैं, ये मिस मैच है, तो नो हाइब्रिडाइजेशन। जहां मैच कर जाएगा वहां हाइब्रिडाइजेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Any two unrelated individuals differ by one base pair, every 1000 are so referred to as SNPs। Many SNPs have no effect on cell function and therefore can be used as molecular markers। तो ये जो SNPs है सिंगल, इनका फंक्शन नहीं होता, लेकिन इनको एज ए मोलेक्युलर मार्कर के तौर पे यूज करते हैं कि इस जगह पर डीएनए के स्टैंड के ऊपर यहाँ हर टाइम सी ही आएगा, बाकी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इस तरह ए की जगह यहाँ ये टी दिखाया गया है कि इस तरह से इनके पास आता रहेगा एसएनपीज, जिसकी बेस पे उनका फंक्शन तो नहीं होगा, लेकिन हम उनको मोलेक्युलर मार्कर्स के तौर पे कंसीडर करेंगे। अब ईएसटी क्या है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, single pass sequencing reads from randomly selected cDNA clones। ये 5 प्राइम EST सीक्वेंस की पूरा डीएनए, ये 3 प्राइम EST सीक्वेंस है, ये cDNA क्लोन है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोन। अब स्टेप्स क्या होते हैं फॉर ESTs के? cDNA लाइब्रेरीज कंटेनिंग मेनी ऑफ द एक्सप्रेस्ड जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। जो cDNA लाइब्रेरी बना लेते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं
या यूँ समझ लें कि वो उनके अंदर एक एक्सप्रेस्ड जीन्स होते हैं एक ऑर्गेनिज़्म के, पिक cDNA क्लोन्स रैंडमली rapidly determine some of the sequence of nucleotides from the end of each clone के हर क्लोन के उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस these EST could then be compared to all known sequence using a program called BLAST। तो ये एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाता है काम कि जो भी ESTs हैं आई हैं वो कंपेयर कर लेते हैं ऑल नॉन सीक्वेंस के साथ ब्लास्ट का प्रोग्राम यूज करते हुए। An exact match to a sequence genes means that gene encoding the EST is already known। अगर मैच कर जाए तो it means EST already known है। If the match was close but not exact, one could conclude that the EST is derived from a gene with a function similar to that of the known gene। The EST sequences with their putative identification are then deposited in the gene bank and the clone from which they were derived are kept in a freezer for later use। तो बाद में इसको एक्सप्रेशन स्टडी के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ओवरव्यू ऑफ द ईएसटी सीक्वेंसिंग प्रोसेस, अगर हम इसका एक सीक्वेंसिंग प्रोसेस देखें, क्लोन्स आर पिक्ड फ्रॉम पेट्री डिशेस, जो क्लोन्स हैं इनटू माइक्रो माइक्रोटाइटर्स प्लेट्स एंड आर्चिव्ड फ्रॉम लेटर यूज के उसको स्टोर करके रख लिया जाता है। ऑल subsequent manipulation PCR cleanup and sequence are carried out in the microtiter plates to yield medium throughput। कि जैसे ये पैकिंग ऑफ क्लोन्स फॉर माइक्रो टाइटर प्लेट्स के यहाँ पीसीआर ऑफ क्लोन्स इंसर्ट्स के -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको स्टोर किया जाता है आर्चिव्स। देन पीसीआर प्रोडक्ट क्लीन अप के जेल विजुअलाइजेशन ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट्स के यहाँ एक बैंड मुख्तलिफ नज़र आ जाते हैं। फिर उसके बाद सीक्वेंसिंग एंड यूजिंग फ्लोरिसेंट डाई टर्मिनेटर केमिस्ट्री, तो ये बाद की बातें हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बाद। तो इसकी तरह उसका एक सीक्वेंस नाउन का ले जाता है कि किस तरह से है ब्लास्ट करके। अब इन तमाम जेनेटिक मार्कर्स को, ये जो मोलेक्युलर मार्कर्स हैं, इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा अच्छा है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है, किसका नेगेटिव फीचर्स है, किसका पॉजिटिव है, कौन से नंबर ऑफ लूसाइड कितने डिटेक्ट करता है और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। तो इस तरह उसको देखने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये इस कॉलम में कैरेक्टर्स हैं तमाम मार्कर्स के नंबर ऑफ लोसाई, इनहेरिटेंस, पॉजिटिव फीचर एंड नेगेटिव फीचर। और इसमें मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स, प्रोटीन मार्कर्स, आरएफएलपी, आरएपीजी मार्कर्स एंड एसएसआर मार्कर्स। तो स्टार्ट में हमने आपको एक एरो दिखाया था जिसकी विड्थ शो कर रही थी कि रेजोल्यूशन पावर कौन सा कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसमें अगर हम देखें कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स है, ये नंबर ऑफ लोसाई इसकी लिमिटेड है और प्रोटीन मार्कर्स की भी लिमिटेड है। आरएफएलपी मार्कर्स की ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, आरएपीडी मार्कर्स की अनलिमिटेड, एसएसआर मार्कर्स की जो नंबर ऑफ लोसाई डिटेक्ट करता है ये हाई है इसकी। इनहेरिटेंस देखें तो इसकी डोमिनेंट, इसकी कोडोमिनेंट, कोडोमिनेंट, डोमिनेंट एंड एसएसआर मार्कर्स की भी कोडोमिनेंट। पॉजिटिव फीचर देखें अगर इसके मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स विजिबल हैं, प्रोटीन मार्कर्स इजी टू डिटेक्ट हैं, आरएफएलपी मार्कर्स यूटिलाइज्ड बिफोर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वर अवेलेबल, के इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज करनी पड़ती है। क्विक एसे विद मैनी मार्कर्स और जो आरएपीडी है, और एसएसआर मार्कर्स जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द जीनोम मैनी पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट एसएसआर मार्कर का आता है पॉजिटिव फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नेगेटिव फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉसिबली नेगेटिव लिंकेज टू अदर कैरेक्टर्स, पॉसिबली टिश्यू स्पेसिफिक जो प्रोटीन मार्कर हैं, और जो आरएफएलपी मार्कर्स हैं रेडियो एक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स रादर एक्सपेंसिव, तो इस तरह इसमें रेडियो एक्टिविटी रिक्वायर्ड है। और आरएपीडी मार्कर्स में हाई बेसिक इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह इसमें हाई बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है। एसएसआर मार्कर्स जो है इसमें लॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ द मार्कर्स एक्सपेंसिव, तो ये लॉन्ग डेवलपमेंट है कि अगर है तो एक्सपेंसिव लेकिन बाद में भी काम आ सकते हैं। इस तरह अगर इस पूरे चार्ट को, इस पूरे जो हमने एक कंपैरिजन बनाया है तमाम जेनेटिक मार्कर्स का, उसके अंदर सबसे जो ज्यादा है जो पावरफुल या जिसकी रेजोल्यूशन पावर अच्छी है या जो बेस्ट है या सूटेबल है, वो सबसे ज्यादा एसएसआर मार्कर्स है जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू दीज वन। अगर एसएसआर मार्कर्स के बाद की बात करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एसएनपीज हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में जीबीएस आ जाता है, फिर डिफरेंट टाइप्स के एरेज हैं वो आ जाते हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन जो मोस्टली जनरली यूज हो रही है वो एसएसआर मार्कर्स टेक्नोलॉजी है।
अब हमने जेनेटिक मोलेक्युलर मार्कर्स के बारे में स्टडी कर लिया कि कुछ पीसीआर हैं, कुछ नॉन पीसीआर हैं और कुछ का फंक्शन किस तरह से है, कुछ कोडोमिनेंट है, कुछ किस तरह से है। तो यहाँ हमने एक वर्ड ज़िक्र किया था कि डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट। डोमिनेंट कोडोमिनेंट मीन्स कि जो डिफरेंट टाइप्स की एलील्स हैं, कि जैसे हम मेंडल्स का लॉज़ पढ़ते हैं उसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी आता है। तो उसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। तो आरएबीडी मार्कर्स जो डोमिनेंट एलील्स हैं, इनहेरिटेंस है, उनको शो कराएगा। कोडोमिनेंट जो है वो दोनों को कराएगा कि जो डोमिनेंट भी है और जो रिसेसिव भी है, इस तरह दोनों एलील्स को शो कराएगा। तो इसलिए ये फायदा होता है। कोडोमिनेंट के मीनिंग्स यहाँ है। तो इन सबको पढ़ने के बाद अब इनकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन को कहते हैं मार्कर्स असिस्टेड सिलेक्शन ऑन प्लांट ब्रीडिंग। क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आपने हाइब्रिडाइजेशन करवाई है या कोई वैरायटी एज इंट्रोडक्शन या सिलेक्शन के थ्रू आप डेवलप करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्शन तो हमेशा होनी ही है, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन भी एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉसिंग। तो सिलेक्शन करनी है। अब सिलेक्शन जो है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में कई इयर्स लग जाते हैं उसको, कि F7 8 जनरेशन तक, F6 जनरेशन तक लेके जाना पड़ता है। लेकिन मार्कर्स से क्या होता है कि हम इसको स्पीडी कर देते हैं, एफिशिएंट कर देते हैं, अर्ली कर देते हैं। जो वैरायटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है 8 से 10 साल का या 6 टू 8 इयर्स का, उसको हम 2 टू 3 इयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा जो टारगेटेड या जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो हमें जल्दी मिल जाते हैं। तो किस तरह से है इसको देखते हैं कि हमारे पास सपोज एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की कि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में एक पेरेंट 1 है, एक पेरेंट 2 है, कि ये एक रेसिपिएंट है, ये डोनर है। इस तरह हम जनरली इनका क्रॉस कराते हैं। फिर F1 आती है। F1 के बाद फीलियल 2 जनरेशन के लार्ज पॉपुलेशन कंटेनिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट। फिर ये थाउजेंड्स प्लांट्स होते हैं। फिर इनको हम सिलेक्शन करते हैं, इनकी वो फिनोटिपिक सिलेक्शन, जैसा कि सेनिलिटी स्क्रीनिंग इन फाइटोट्रॉन्स के सेनिलिटी लेवल पे ऊपर उनकी सिलेक्शन करना, फिर बैक्टीरियल ब्लाइट स्क्रीनिंग करना, फिर उसके बाद फास्फोरस डेफिशिएंसी प्लॉट्स की। कोई भी हमारा एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ड्राउट का, हीट का, इनकी रेजिस्टेंस या टॉलरेंस लेके आने का। तो इन सब को हम फिनोटिपिक सिलेक्शन करते हैं और ये F7 8 जनरेशन तक वैराइटल जोन तक चलती रहती है। फिर जाके हम एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या एक डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है उसमें क्या है कि पेरेंट 1 था, इस तरह पेरेंट 2 था, एक ससेप्टेबल था, एक रेजिस्टेंट या एक रेसिपिएंट, एक डोनर था। इनका जब दोनों का क्रॉस करवाया, तो हमने इनका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर मार्कर एनालाइज किया, मार्कर्स अप्लाई किए। मार्कर से हमें आइडिया हो गया कि इस पेरेंट का जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या मार्कर्स का पैटर्न कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ हमें उनके बैंड्स वगैरह मिल गए मोलेक्युलर स्टडी से। तो इस तरह उनसे F1 जनरेट हुई, F2 लार्ज पॉपुलेशन कंटेनिंग ऑफ थाउजेंड्स प्लांट्स। इनको बजाय नेक्स्ट फर्दर F3 4 5 में लेके जाने के लिए हमने इसी ही लेवल पर स्क्रीनिंग कर दी कि किसके अंदर कौन सा हमारा डिजायर्ड जीन्स, क्योंकि मार्कर जब शो कराएगा तो इट मींस जीन्स भी वहां होगा, क्योंकि वो मार्कर उस जीन के साथ एसोसिएटेड है। तो इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कौन से प्लांट्स के अंदर इस तरह के जो रेजिस्टेंस, ये वाला जो एरो शो कर रहा है जीन्स है नहीं है, जिस तरह ये शो कर रहे हैं कि इनके अंदर रेजिस्टेंस ये वाला जीन ट्रांसफर हुआ है और इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर नहीं हुआ। और सपोज इस प्लांट के अंदर भी नहीं हुआ, सपोज इस प्लांट के अंदर भी नहीं हुआ, तो हम इनको इधर ही F2 में ही इनको रिजेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट फर्दर नहीं लेके जाएंगे। जो हमें F7 8 तक रिजल्ट्स मिलने थे मॉर्फोलॉजिकली या फिनोटिपिकली, हमें F2 में ही मिल गए। तो ये मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का फायदा हुआ। मेथड्स whereby selection is based on DNA markers। तो ये एक मेथड था फिनोटिपिक सिलेक्शन का, इज बेस्ड ऑन डीएनए मार्कर। जो मॉर्फोलॉजिकली एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग से टाइम लगना था, वो टाइम हमारा यहाँ सेव हो गया। तो हमारा काम भी स्पीडी हो गया और एफिशिएंट भी हो गया कि एक्यूरेट रिजल्ट तक हम पहुंच गए और हम एक्सपेंसेस, जो फील्ड के एक्सपेंसेस हैं, उनसे भी बच गए। अगर हम इसका सबका ओवरव्यू देखें कि ओवरव्यू ऑफ मार्कर जीनोटाइपिंग, या जो हम इसको कहें मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि पीसीआर बेस्ड मार्कर क्या है या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में मार्कर्स किस तरह से यूज होते हैं। जाहिर सी बात है पीसीआर स्टेप्स के थ्रू ही हम कर रहे हैं कि लीव टिश्यू सैंपलिंग, उनका जो डिजायर्ड हमारे जीनोटाइप से इंडिविजुअल्स होंगे उनके हम लीव टिश्यू सैंपलिंग करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर पीसीआर
बेस्ड वो होगा कि पीसीआर करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे उनकी, देन उसके बाद मार्कर एनालिसिस करेंगे कि उसके अंदर मार्कर किस तरह से पैटर्न शो कर रहे हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको जेनेटिक मार्कर्स और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।